हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एके स्टडी। एके स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग एके स्टडी के माध्यम से झारखंड के बारे में पढ़ेंगे। झारखंड क्या है, झारखंड का नाम झारखंड क्यों पड़ा, इसका स्थापना 15 नवंबर को ही क्यों हुआ, इसके बारे में एक एक जिला, झारखंड में कितना जिला है, कितना प्रखंड है और कितना गांव है, इन सारे चीज के बारे में, इन सारे फैक्ट के बारे में आज जानेंगे। और इससे क्लास को आगे बढ़ाने से पहले जो हमारे चैनल में नया है वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो में, हमारे चैनल में नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और इससे आपको निश्चित ही, इस चैनल से आपको निश्चित ही लाभ मिलेगी। तो चलिए क्लास को आरंभ करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे झारखंड का। झारखंड का कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 79,714 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और इसका ग्रामीण क्षेत्रफल की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रफल और शहरी क्षेत्रफल, इसमें 76 और 24 के अनुपात में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र का डिवाइड किया गया है। जैसे आप देखिए, इसका कुल क्षेत्रफल है 79,714 किलोमीटर, उसमें से ग्रामीण क्षेत्रफल जो है 77,922 किलोमीटर है और शहरी क्षेत्रफल की बात करें तो शहरी क्षेत्रफल 1,792 किलोमीटर इसका शहरी क्षेत्रफल है। तो इसका अनुपात कितना है, इसका अनुपात है 76:24, यानी ग्रामीण क्षेत्रफल है वो 76 अनुपात में है और शहरी क्षेत्रफल जो है वो 24% में इसका शहरी क्षेत्रफल है। तो आज इसके बारे में देखते हैं। ये झारखंड को कुल 5 प्रमंडल में बांटा गया है। झारखंड को कुल 5 प्रमंडल में बांटा गया है। 5 प्रमंडल में पहला है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दूसरा है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, तीसरा है पलामू प्रमंडल, चौथा है कोल्हान प्रमंडल और पांचवा है आपका संथाल परगना प्रमंडल। अब इसमें देखते हैं, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में कुल 7 जिला आता है, ठीक है। दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 जिला आता है, संथाल परगना में 6 जिला आता है और पलामू प्रमंडल में आपका 3 जिला आता है और कोल्हान प्रमंडल में उसमें भी 3 जिला आता है। लेकिन जो इसमें से कोल्हान प्रमंडल जो है उसकी स्थापना सबसे न्यूनतम है, यानी उसकी स्थापना सबसे बाद में हुआ है। तो इसका स्थापना हुआ है अक्टूबर 2003 में। कोल्हान प्रमंडल को जो स्थापना हुआ है वो अक्टूबर 2003 में हुआ है। इसकी जनसंख्या की बात करें, झारखंड की कुल जनसंख्या की बात करें तो 3,29,88,134 है। 3 करोड़, अब इसको लिखते हैं 3,29,88,134 इसके कुल जनसंख्या है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 79,714 किलोमीटर। झारखंड का राजकीय वृक्ष की बात करें, झारखंड की राजकीय वृक्ष की बात करें तो झारखंड की राजकीय वृक्ष साल है और झारखंड की राजकीय पुष्प की बात करें तो पलाश है। झारखंड की राजकीय पशु की बात करें तो हाथी है। अब देखिए, झारखंड जो राजकीय होता है और राष्ट्रीय में अंतर क्या है, पूछा जाता है कि राष्ट्रीय और राजकीय में अंतर क्या है। राष्ट्रीय होता है किसी राज्य के, देश के बारे में। राष्ट्रीय जो होता है किसी देश के बारे में, जैसे भारत की राष्ट्रीय पुष्प क्या है, यानी फूल क्या है तो कमल है। लेकिन झारखंड का पुष्प की बात करें तो पलाश है और झारखंड की पशु की बात करें तो हाथी है, जबकि राष्ट्रीय पशु की बात करें तो बाघ आता है। मतलब राष्ट्रीय मतलब हो गया किसी देश की बात करता है और राजकीय मतलब हो गया किसी राज्य की बात करता है। तो और आगे इसमें देखते हैं, इसका जो आकार है, जो झारखंड का आकार है वो चतुर्भुजाकार है और ये झारखंड जो है वो 5 जिला से घिरा हुआ है। पहला बिहार से ही अलग हुआ है। बिहार से ही अलग होकर 15 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुआ झारखंड को। तो ये 5 जिला से घिरा हुआ है। उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है और पूर्व में पश्चिम बंगाल है। और पश्चिम में बात करें तो पश्चिम में 2 जिला आता है, एक छत्तीसगढ़ है और दूसरा जिला यूपी है। यूपी एकमात्र ऐसा जिला है जो सिर्फ गढ़वा जिला से ही सीमा साझा करता है।
अब झारखंड में 24 जिला है। 24 जिला को एक बार मैं क्रमबद्ध बोलता हूँ और उसको आप लोग याद कीजिएगा। याद करने का ट्रिक भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जैसे रांची, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, लोहरदगा, खुट्टी, ये आपका 24 जिला हो गया। ये 24 जिला आपका झारखंड का 24 जिला है। और इसका प्रखंड की बात करें तो प्रखंड 260 है, जबकि वर्तमान की बात करें तो 271 है। इसका प्रखंड, अगर वर्तमान की बात करें, झारखंड के प्रखंड की बात करें, झारखंड में कुल प्रखंड तो 271 है। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं जनगणना 2011 के अनुसार। तो जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड के जो कुल प्रखंड है वो 260 है। तो आपको ऑप्शन में अगर 260 आता है तो 260 ही आप मारिएगा, क्लिक कीजिएगा। और 271 आता है तो 271 या 270 दोनों में से होगा। लेकिन अभी क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसमें 260 ही आता है। अब इसका झारखंड की राजधानी जो है, झारखंड की राजधानी रांची है। उप राजधानी की बात करें तो उप राजधानी दुमका है। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि झारखंड का औद्योगिक राजधानी क्या है। तो झारखंड की औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर है। औद्योगिक का मतलब होता है यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्री है, कारखाना है, इसलिए उसको औद्योगिक राजधानी बोला जाता है। अब झारखंड की जो जनसंख्या है, झारखंड की जनसंख्या 3,29,88,134 है। इसमें से जब तेलंगाना राज्य का गठन हुआ उसके बाद झारखंड का जो क्षेत्रफल के दृष्टि से स्थान है वो 16वां है। और जनसंख्या के दृष्टि से देखा जाए तो इसका स्थान 14वां आता है। देखिए, भारत का कुल राज्य 29 है, 29 राज्य है और 7 केंद्र शासित राज्य है। इसमें से क्रम से देखा जाए तो ये 28वां राज्य है। लेकिन जनसंख्या के दृष्टि से बात करें तो ये 14वां स्थान में आता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो 16वां स्थान में आता है। रांची उच्च न्यायालय, भारत में टोटल हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय की संख्या 24 है। लेकिन जो झारखंड का जो उच्च न्यायालय है रांची में है, इसकी स्थापना भी 15 नवंबर 2000 को ही हुआ था। और ये 21वां उच्च न्यायालय के रूप में इसका स्थापना हुआ था। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति में दो हम बताते हैं बेसिक अंतर क्या होता है। इसमें अधिकतर बार हम लोग को कंफ्यूजन हो जाता है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, देखिए जनजाति में 4 अक्षर है। 4 अक्षर मतलब ज्यादा, तो एस टी टी टी, एस 19 होता है, टी for 20 होता है, ज्यादा है। और अनुसूचित जाति तो इसमें आता है एस सी, सी मतलब छोटा होता है। तो जिसमें ज्यादा अक्षर हो उसको एस टी बोलते हैं, जिसमें कम अक्षर हो उसको एस सी बोलते हैं। ये एक ट्रिक हो गया। ट्रिक के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि जनजाति में अनुसूचित जनजाति किसको बोलते हैं और अनुसूचित जाति किसको बोलते हैं। तो अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की जनसंख्या है उसका है 86,46,042 है। और इसका परसेंटेज की बात करें तो 26.02% इसका कुल जनसंख्या में से इसका स्थान है। और ये 11वां स्थान में आता है। टोटल 29 राज्य है, 29 राज्य में से ये 11वां स्थान में आता है एसटी के मामले में, अनुसूचित जनजाति के मामले में। अनुसूचित जाति की बात करें, अनुसूचित जाति को एससी बोलते हैं। इसकी कुल जनसंख्या है 39,85,644 है। इसका परसेंटेज कितना है? तो टोटल जो झारखंड का जनसंख्या है उसमें इसका हिस्सा है 12.1%। 12.1% एससी का। और इसका जो स्थान है ये 19वां स्थान में आता है। जनसंख्या घनत्व, झारखंड की जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व यहाँ झारखंड की है 414 है। जनसंख्या घनत्व का मतलब जो बोलते हैं डेंसिटी बोलते हैं। जनसंख्या घनत्व का मतलब मैं समझाता हूँ। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या घनत्व होता है किसी भी स्थान क्षेत्रफल का स्क्वायर, यानी जैसे 1 किलोमीटर यहाँ पे है, 1 किलोमीटर ये है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा इस एरिया का पूरा क्षेत्रफल यानी प्रति 1 किलोमीटर पे 414 व्यक्ति निवास करते हैं झारखंड में।
शिशु लिंगानुपात की बात करें तो शिशु लिंगानुपात झारखंड में 948 है, और लिंगानुपात की बात करें तो 949 है। इसमें इसको याद कैसे रखिएगा, 948 और 949 है। शिशु मतलब क्या हुआ, बच्चा। और सिर्फ लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात आपको अगर याद रखते हैं 949 है, तो शिशु छोटा हो गया उससे, तो 948 है। शिशु लिंगानुपात 948 है, और सिर्फ लिंगानुपात की बात करें तो 949 है। साक्षरता दर, झारखंड की साक्षरता दर है, जो कुल साक्षरता दर है वो 66.41 है। झारखंड की कुल साक्षरता दर 66.41 है। इसमें पुरुष की साक्षरता दर बात करें तो 76.84 है, और महिला की साक्षरता दर की बात करें तो 55.4 है। अब इसमें आता है कि झारखंड का कौन सा जिला में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। तो रांची में साक्षरता दर सबसे ज्यादा है, पुरुष का भी और महिला का भी। और सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला की बात करें झारखंड का तो पाकुड़ है। अब इसका बात करें, इसका झारखंड की जो राजकीय भाषा है, पहला राजकीय भाषा हिंदी है, दूसरा राजकीय भाषा को दर्जा दिया गया है उर्दू को। तो आपको ये याद रखना है कि पूछा जाता है झारखंड की द्वितीय यानी दूसरा राजकीय भाषा क्या है। पहला तो सब जानता है हिंदी, लेकिन दूसरा क्वेश्चन में ज्यादा आता है, तो इसको उर्दू आपको याद रखना है। कुल मान्य अनुसूचित जनजाति, झारखंड की कुल मान्य अनुसूचित जनजाति 32 है, और आदिम जनजाति, झारखंड की आदिम जनजाति 8 है। अनुसूचित जनजाति 22 है, और अनुसूचित जो जाति है, अनुसूचित जनजाति 32 है, और अनुसूचित जाति जो है वो 22 है। अनुमंडल, झारखंड की अनुमंडल की बात करें तो झारखंड में कुल अनुमंडल 43 है, जबकि जिला कितना है, 24 है। प्रखंड की बात करें तो प्रखंड 264 है, झारखंड में कुल प्रखंड की संख्या 264 है। हिंदू का प्रतिशत, जो कुल जनसंख्या में से हिंदू का प्रतिशत है 67.83% हिंदू आबादी है। इसमें विधानसभा की सदस्यों की संख्या 82 है, और लोकसभा की सदस्यों की संख्या 14 है। झारखंड में लोकसभा सदस्यों की संख्या 14 है, और विधानसभा के सदस्यों की संख्या 82 है, और राज्यसभा की सदस्यों की संख्या की बात करें, झारखंड की राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 6 है। झारखंड का विधायिका कैसी है, झारखंड की विधायिका है जो एक सदनीय का मतलब क्या है मैं बताता हूँ। किसी भी राज्य में 2 विधान परिषद जो होता है, एक होता है विधान परिषद, एक होता है विधान सभा। जिस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है उसको द्विसदनीय बोलते हैं, और जैसे झारखंड की बात कर रहे हैं तो झारखंड में सिर्फ विधान परिषद है, इसलिए झारखंड की जो विधायिका है वो एक सदनीय है। सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है वो पश्चिमी सिंहभूम है, और सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र जो है वो चतरा है। और जिला की बात करें तो जिला में भी सबसे बड़ा आपका पश्चिम सिंहभूम ही है। मुंडा जनजाति जो है वो पूरा भारत में, मुंडा जनजाति सिर्फ झारखंड में ही पाया जाता है, और झारखंड के अलावा मुंडा जनजाति कोई भी स्टेट में नहीं पाया जाता है। झारखंड की जो चित्रकला है, झारखंड की जो राजकीय चित्रकला है वो जादू पाटिया है। झारखंड की राजकीय चित्रकला जो है वो चित्र शैली जादू पाटिया है। अब हम लोग बात करते हैं केंद्रीय कारा। केंद्रीय कारा होता है सेंट्रल जेल। तो झारखंड में केंद्रीय कारा 4 है। पहले घाघरी केंद्रीय कारा, ये पश्चिमी सिंहभूम में है। घाघरी केंद्रीय कारा पश्चिमी सिंहभूम में है, और मेदिनीनगर केंद्रीय कारा लामू में है, और जयप्रकाश केंद्रीय कारा हजारीबाग में है, और बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा जो है वो रांची में है। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा रांची में है। यहीं पे जो लालू यादव का भी जो जेल हुआ था, यानी केस जो चल रहा था चारा घोटाला, तो इसका ही यहीं पे इसको रखा गया था बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? झारखंड की मुख्य अर्थव्यवस्था की मुख्य आधार कृषि है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लोग, जैसे 76% हम बताएं कि ग्रामीण एरिया में रहता है, और 24% ही लोग जो शहरी एरिया में रहता है। तो यहाँ का झारखंड का मुख्य अर्थव्यवस्था, कृषि का जो मुख्य
अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर निवास करता है। और झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय मिलता है वो वाणिज्य कर से मिलता है। किसी भी राज्य की बात करें या किसी भी स्टेट की बात करें या किसी भी देश की बात करें तो उस सरकार को जो राजस्व की जो प्राप्ति होता है यानी आय का, इनकम का जो स्रोत है वो राजस्व ही होता है, यानी टैक्स के माध्यम से ही सरकार को आय की प्राप्ति होता है। तो झारखंड सरकार को यानी झारखंड के राज्य की बात करें तो झारखंड के राज्य में जो इनकम की स्रोत है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे वाणिज्य कर से ही प्राप्त होती है। सर्वोच्च शिखर, झारखंड की सर्वोच्च शिखर की बात करें तो पारसनाथ है। पारसनाथ की ऊंचाई 1365 मीटर है। झारखंड में जो सर्वोच्च शिखर है उसको पारसनाथ है। पारसनाथ की ऊंचाई 1365 मीटर है। जो पारसनाथ है उसको, पारसनाथ को भारत का जैनियों का मक्का बोला जाता है, यानी जैन धर्म जैसे इस्लाम धर्म का मक्का कहाँ पे है वो सऊदी अरब में है, इसी तरह ये जैनियों का जो मक्का बोला जाता है, जैन धर्म का मक्का, वो पारसनाथ को ही बोला जाता है। पारसनाथ में जैनियों का मक्का, और ये झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है। सबसे गर्म जलकुंड सूर्य कुंड है। सबसे गर्म जलकुंड जो है वो सूर्य जलकुंड है जो हजारीबाग जिले में ही पड़ता है। सबसे लंबी नदी की बात करें, झारखंड में सबसे लंबी नदी दामोदर नदी है। और स्वतंत्र रूप से समुद्र में झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से अपने जल को समुद्र में गिराती है, वो स्वर्णरेखा नदी है। मुख्य फसल, झारखंड की मुख्य फसल की बात करें, झारखंड की मुख्य फसल चावल है। पागलखाना, झारखंड में मात्र एक पागलखाना है जो रांची में है। शिशु मृत्यु दर की बात करें तो प्रति 1000 में 92 बच्चा का मृत्यु हो जाता है, यानी मृत्यु दर जो है वो 92 है। और जन्म दर की बात करें तो 35.7 है, यानी 1000 पे 35.7% यहाँ पे जन्म दर है। मृत्यु दर की बात करें तो 13.12 प्रति 1000 में 13.12 व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई की बात करें तो 1859.16 किलोमीटर है। साइंस सिटी की स्थापना रांची में हुआ है। साइंस सिटी की स्थापना वो रांची में हुआ है। केंद्रीय विश्वविद्यालय, झारखंड में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या 1 है और एकमात्र है केंद्रीय विश्वविद्यालय वो रांची में है, रांची यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना 1960 में हुआ था। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जैसे कि मैं पहले बताया पश्चिमी सिंहभूम है, और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला आपका चतरा है। अब हम लोग पूरा एक जिला के बारे में, एक प्रमंडल के बारे में जानेंगे। एक प्रमंडल में कितना जिला है और उस जिला में क्या क्या इंपॉर्टेंस है उस सभी को जानेंगे। इससे पहले आप वीडियो को अंत तक देखें और इसको लाइक कर लें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और वीडियो को हमेशा अंत तक देखें ताकि आपकी जानकारी पूर्ण मिले। तो आइए हम लोग बात करते हैं उत्तरी छोटा नागपुर का। उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिला है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में 7 जिला है। तो सबसे पहले बात करते हैं हजारीबाग की। हजारीबाग की स्थापना हुआ है 1833 ईस्वी में। हजारीबाग जिला का गठन हुआ है 1833 ईस्वी में। ये बहुत पुराना जिला है। और इस हजारीबाग जिला में 2 अनुमंडल है। एक हजारीबाग सदर खुद है और दूसरा अनुमंडल है वो बरही है। हजारीबाग जिला में 2 प्रमुख नदियां हैं। पहला दामोदर नदी जो झारखंड की सबसे लंबी नदी है, दूसरा बराकर नदी। एक झारखंड दामोदर नदी है और दूसरी बराकर नदी। हजारीबाग से गुजरने वाली जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH2 है। NH2 को हम लोग बोलते हैं GT रोड, जिसको शेरशाह सूरी ने बनाया था। अब हम लोग दूसरा जिला की बात करते हैं। दूसरा जिला आता है इसमें रामगढ़। रामगढ़ का गठन हुआ 12 सितंबर 2007 को। 12 सितंबर 2007 को रामगढ़ जिला का गठन हुआ और ये हजारीबाग से पृथक होकर 24वां जिला के रूप में झारखंड का 24वां जिला के रूप में इसका गठन हुआ। इसमें जो रामगढ़ में प्रमुख नदियां हैं वो दामोदर है, भेड़ा है। इसमें 2 प्रमुख नदियां हैं, दामोदर है और भेड़ा है। और यहाँ से NH जो राष्ट्रीय राजमार्ग रामगढ़ से होकर गुजरती है
NH23 और NH33, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 23 और राष्ट्रीय राजमार्ग 33 रामगढ़ से होके गुजरती है। अब हम लोग बात करते हैं कोडरमा जिला के। कोडरमा जिला हजारीबाग से पृथक होकर 10 अप्रैल 1994 को यह कोडरमा जिला का गठन हुआ। ये भी हजारीबाग से ही अलग हुआ था। यह भारत का मायका राजधानी कहलाता है। भारत का मायका राजधानी कोडरमा कहलाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत की मायका राजधानी कौन है, तो भारत की मायका राजधानी कोडरमा है, जिसकी स्थापना 1994 में हुआ था हजारीबाग से अलग होकर। यहाँ की कोडरमा की प्रमुख नदियां की बात करें तो यहाँ के कोडरमा की प्रमुख नदियां हैं बराकर है, सकरी है, यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। और यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग जो कोडरमा से होकर गुजरती है, राष्ट्रीय राजमार्ग ये है राष्ट्रीय राजमार्ग 31 कोडरमा से होकर गुजरती है। हम लोग बात करते हैं चतरा जिला का। चतरा जिला हजारीबाग से अलग होकर, हजारीबाग से ही पृथक होकर 29 मई 1991 को चतरा जिला का गठन हुआ। चतरा जिला में 2 अनुमंडल है। चतरा जिला में 2 अनुमंडल है। पहला अनुमंडल है चतरा सदर खुद है और दूसरा सिमरिया है। चतरा जिला में प्रमुख नदियां जो है वो दामोदर है और बराकर है। दामोदर और बराकर चतरा जिला का प्रमुख नदियां हैं। अब हम लोग बात करते हैं धनबाद जिला। धनबाद जिला मानभूम जिला से अलग होकर 24 अक्टूबर 1956 को इसका धनबाद जिला का गठन हुआ। 24 अक्टूबर 1956 को धनबाद जिला का गठन हुआ। ये मानभूम जिला से अलग होकर इसका स्थापना किया गया था। इसमें प्रमुख उद्योग धनबाद जो है, प्रमुख उद्योग धनबाद में BCCL है, टिस्को है, कोल वासरी है और सिंदरी खाद कारखाना है। जो सिंदरी खाद कारखाना है ये बहुत ही प्रमुख है, आपको पूछा जाता है, ये सभी एग्जामों में पूछा जाता है। सिंदरी खाद जो कारखाना है वो किस जिला में है, तो आपको याद रखना है ये धनबाद में है। धनबाद की प्रमुख नदियों की बात करें तो दामोदर है, बराकर है, कोणार्क है। यहाँ पे 3 प्रमुख नदियां हैं, दामोदर है, बराकर है और कोणार्क नदियां हैं। और यहाँ धनबाद से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 यानी नेशनल हाईवे 2 यहाँ से गुजरता है, जिसको हम लोग GT रोड बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बोकारो जिला का। बोकारो जिला धनबाद से पृथक होकर 1991 में इसका गठन हुआ। 1991 में धनबाद से अलग होकर 1991 में बोकारो जिला का गठन हुआ। यहाँ का माराफारी नामक गांव से बोकारो स्टील लिमिटेड देश का सबसे बड़ा इस्पात प्लांट है। ये जो है बोकारो स्टील प्लांट, ये देश का सबसे बड़ा इस्पात प्लांट है। ये कहाँ पे, माराफारी नामक गांव में, बोकारो में ही ये अवस्थित है। अनुमंडल, बोकारो में अनुमंडल है, 2 अनुमंडल है। पहला अनुमंडल है चास, दूसरा अनुमंडल है बेरमो। चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट, चंद्रपुरा थर्मल पावर प्लांट भी है, ये यहीं पे है। और यहाँ की प्रमुख नदियां की बात करें, बोकारो की प्रमुख नदियां का, तो बोकारो है, दामोदर है, दामोदर नदी पे ही तेनू घाट है। तेनू घाट जो बांध है वो बहुत बड़ा, यानी भारत का, झारखंड का सबसे बड़ा बांध है जो दामोदर नदी पर है। और यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, राष्ट्रीय राजमार्ग 23 जो है, राष्ट्रीय राजमार्ग 23 बोकारो से गुजरता है। अब हम लोग अगला जिला का बात करते हैं गिरिडीह जिला। गिरिडीह जिला हजारीबाग से पृथक होकर 6 दिसंबर 1972 का इसका गठन हुआ। 6 दिसंबर 1972 का गिरिडीह जिला का गठन हुआ। यहाँ पे अनुमंडल, गिरिडीह में अनुमंडल 4 है। गिरिडीह में अनुमंडल कितना है, 4 है। पहला गिरिडीह सदर है, दूसरा डुमरी है, तीसरा सरिया है, चौथा खोरी महुआ। गिरिडीह में 4 अनुमंडल है। और बोकारो एवं सकरी नदी, यहाँ पे बराकर एवं सकरी नदी गिरिडीह का प्रमुख नदियां हैं। और जो गिरिडीह पारसनाथ, झारखंड का जो सबसे सर्वोच्च शिखर है, जिसका ऊंचाई है 1365 मीटर, जहाँ पे जैनियों का मक्का बोला जाता है, जैन धर्म का मक्का बोला जाता है पारसनाथ, वो गिरिडीह जिला में ही अवस्थित है। गिरिडीह जिला से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 2 और राष्ट्रीय राजमार्ग 23 होकर गुजरता है। तो ये था आपका उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिला को बारे में अभी हमने अध्ययन किया। अब दूसरा प्रमंडल के बारे में बात करते हैं, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में 5 जिला आता है। इसका 5 जिला कौन कौन सा है, इसमें आता है गुमला, लातेहार, रांची,
खुट्टी और सिमडेगा, ये 5 जिला दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग रांची का। रांची का आरंभिक नाम था किशुनपुर था। रांची का जो पुराना नाम, पहला नाम जो था, आरंभिक मतलब शुरुआती नाम जो था वो किशुनपुर था। और रांची ही है जो झारखंड की राजधानी है। इसकी स्थापना हुआ था 1899 में। लोहरदगा को अनुमंडल बनाकर रांची जिला का गठन किया गया था। 1899 में लोहरदगा को अनुमंडल बनाकर रांची जिला का गठन किया गया था। 1858 में रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से रांची में HEC यानी हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना किया गया था। रूस और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से रांची में ही HEC का स्थापना किया गया था। यहाँ पे प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? स्वर्ण रेखा है, शंख नदी है और दक्षिणी कोयल यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। हुंडरू जलपात यहाँ का पर्यटक स्थल जो है, रांची का पर्यटक स्थल हुंडरू जलप्रपात, दसम जलप्रपात। जो दसम जलप्रपात है वो कांची नदी पे है। कांची नदी पे दसम जलप्रपात है। टैगोर हिल रांची में है और भगवान बिरसा जैविक उद्यान भी रांची में है। रांची में 2 यूनिवर्सिटी है। एक है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना हुआ था 1980 में। और रांची यूनिवर्सिटी जो है उसकी स्थापना 1960 में हुआ था, जो झारखंड में एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो ये रांची में है। एक रिम्स सरकारी हॉस्पिटल है जो 1960 में इसकी स्थापना किया गया था। अब रांची से राष्ट्रीय राजमार्ग होकर गुजरने वाली जो है वो NH 23 है, NH 33 है और NH 75 है। हम लोग अगला जिला की बात करते हैं खुट्टी रांची से पृथक होकर 12 सितंबर 2007 को खुट्टी का स्थापना हुआ यानी गठन हुआ। ये गठन होकर ये झारखंड का 23वां जिला के रूप में सामने आया। खुट्टी का प्रमुख नदियों की बात करें तो दक्षिण कोयल, कारो और करकरी नदी, ये 3 यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। खुट्टी का प्रमुख पर्यटक स्थल की बात करें तो बिरसा मृग विहार उलीहातू क्या है? बिरसा मुंडा का जो है जन्म स्थान है उलीहातू। बिरसा जिसको बिरसा भगवान बोला जाता है, ये झारखंड को अलग कराने में एक अहम भूमिका निभाया था। तो उलीहातू भी कहाँ है? खुट्टी में है। टकरा जयपाल मुंडा का भी जन्म स्थल है जो खुट्टी में ही है। अब हम लोग बात करते हैं गुमला जिला रांची से पृथक होकर 18 मई 1983 में गुमला जिला का गठन हुआ। यहाँ पे प्रमुख नदियां, गुमला जिला की प्रमुख नदियों की बात करें तो शंख नदी है, कोयल नदी है, यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। पर्यटक स्थल, गुमला की पर्यटक स्थल की बात करें तो एल्बर्ट एक्का स्टेडियम चिंगरी जो है, ये चिंगरी जगह का नाम है जहाँ पे चतरा उरांव का जन्म स्थान था। चतरा उरांव जो थे वो झारखंड का अलग कराने में एक अहम भूमिका निभाए थे। और एक इसमें है, जिस गुमला में एक है अजनगांव क्या है? हनुमान जी का जन्म स्थान बोला जाता है। क्वेश्चन आता है कि हनुमान जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये है अजनगांव में हनुमान जी का जन्म स्थान है। और इसको एक जारी जो है वो अल्बर्ट एक्का का जन्म स्थान है। जारी भी है, ये पर्यटक स्थल में आता है। जारी अल्बर्ट एक्का का जन्म स्थान। हम लोग नेक्स्ट जिला का बात करते हैं सिमडेगा। यह पहले गुमला का अनुमंडल था। जो शिमला जो था वो गुमला का पहले अनुमंडल था। इसके बाद बात करते हैं लोहरदगा की स्थापना 1983 में रांची से पृथक होकर लोहरदगा जिला की गठन किया गया। लोहरदगा की प्रमुख नदियों की बात करें तो दक्षिण कोयल, शंख यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। अब हम लोग बात करते हैं कोल्हान प्रमंडल में 3 जिला आता है। कोल्हान प्रमंडल में 3 जिला आता है, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला और पूर्वी सिंहभूम। तो सबसे पहले पूर्वी सिंहभूम के बारे में जानते हैं। कोल्हान प्रमंडल झारखंड की सबसे, अगर नया प्रमंडल की बात करें तो कोल्हान प्रमंडल है, जिसकी स्थापना अक्टूबर 2003 में हुआ था। तो पूर्वी सिंहभूम का पूर्वी सिंहभूम जो जिला है वो पुराना सिंहभूम से पृथक होकर 1990 में इसका गठन किया गया।
पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम दोनों का गठन 1990 में ही हुआ था। पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय जमशेदपुर है, जिसे भारत की और झारखंड की औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है। इस पूर्वी सिंहभूम के बारे में है एक दंत कथा के अनुसार इस क्षेत्र में भारी संख्या में शेर पाए जाते थे, इसलिए इसका नामकरण जो है वो शेरों की भूमि अर्थात सिंहभूम इसका नाम रखा गया। जमशेदपुर जो है जमशेदपुर इसमें स्वर्ण रेखा एवं खरकई के किनारे बसा हुआ। जो जमशेदपुर जो शहर है, जो झारखंड की औद्योगिक राजधानी है, वो स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के किनारे बसा हुआ है। अब यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम में उद्योग की बात करें तो टाटा स्टील, टेल्को, टाटा मोटर्स, यूरेनियम कोऑपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यहाँ का औद्योगिक ये सब उद्योग है। पर्यटक स्थल की बात करें तो दलमा हाथी अभ्यारण्य, ईचागढ़ पक्षी अभ्यारण्य, किक्कन स्टेडियम और जुबली पार्क। इसमें किक्कन स्टेडियम जो है वो किक्कन स्टेडियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो यहाँ पे मैच भी हुआ था, सो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किन्नन स्टेडियम कहाँ पे है, तो किन्नन स्टेडियम आपका जमशेदपुर में है। जो जमशेदपुर आपका पूर्वी सिंहभूम में ही पड़ता है, जिसका मुख्यालय जमशेदपुर है। अब हम बात करते हैं अगला जिला पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम के नामकरण के बारे में इसमें भी दो मान्यताएं हैं। पौरहाट के सिंह राजाओं के नाम पर इसका नाम पश्चिमी सिंहभूम पड़ा। और दूसरा है सूर्यदेवता सिंह बोंगल, उरांव का जो देता है, प्रमुख देवता उरांव जनजाति है, उसका जो देवता है सूर्य देवता है सिंह बोंगल, उसके नाम से भी इसकी जो जनजाति लोग थे वो ज्यादातर अपने गांव जो अपने क्षेत्र का नाम रखते थे वो अपने देवताओं के नाम पर ही रखते थे। तो उरांव लोग का एक देवता थे सिंह बोंगल, सूर्य देवता सिंह बोंगल, उनके नाम पर ही इसका पश्चिमी सिंहभूम इसका नाम रखा गया। अनुमंडल, पश्चिमी सिंहभूम में अनुमंडल की बात करें तो यहाँ पे 3 अनुमंडल है। पहला चाईबासा सदर, दूसरा जगन्नाथपुर, तीसरा चक्रधरपुर। यहाँ पे 3 अनुमंडल है। और पश्चिमी सिंहभूम के उद्योग की बात करें तो जिंक पानी सीमेंट कारखाना, पश्चिमी सिंहभूम में जिंक पानी सीमेंट कारखाना ये पश्चिमी सिंहभूम में है। पर्यटक स्थल की बात करें तो सारंडा का जंगल, हिरनी जलप्रपात, यहाँ पे 2 पर्यटक स्थल है, सारंडा का जंगल और हिरनी जलप्रपात। नदियां, पश्चिम सिंहभूम की नदियों की बात करें तो स्वर्ण रेखा, खरकई नदी, दक्षिण कोयल, ये प्रमुख नदियां हैं। और हम बात करते हैं सरायकेला खरसावां जिला के बारे में बात करते हैं। सरायकेला खरसावां जिला के बारे में बात करते हैं। पश्चिम सिंहभूम से अलग होकर 2001 में सरायकेला खरसावां का स्थापना किया गया। 1620 ईस्वी में कुमार विक्रम सिंह प्रथम द्वारा सरायकेला राज्य की स्थापना किया गया। सरायकेला राज्य की स्थापना किया गया 1620 ईस्वी में कुमार विक्रम सिंह प्रथम के द्वारा सरायकेला राज्य की स्थापना किया गया। इसको संगीत का मक्का बोला जाता है। बोले आप क्वेश्चन पूछेगा संगीत का मक्का किसे बोला जाता है, तो सरायकेला खरसावां को ही संगीत का मक्का बोला जाता है। पर्यटक स्थल की बात करें, यहाँ पे पर्यटक स्थल की बात करें तो दलमा पहाड़ी और चांदिल डैम सरायकेला की प्रमुख पर्यटक स्थल है। विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य का प्रचलन सरायकेला खरसावां में ही है। खरकई नदी के तट पर बसा है, और जो सरायकेला जो बसा हुआ है वो खरकई नदी के तट पर बसा हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं संथाल परगना प्रमंडल का। संथाल परगना प्रमंडल जो है, संथाल परगना प्रमंडल में 6 जिला आता है। इसमें आता है देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा। ये 6 जिला है जो संथाल परगना प्रमंडल में आता है। संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय दुमका है। 1983 में संथाल परगना प्रमंडल की स्थापना किया गया। 1983 में संथाल परगना प्रमंडल की स्थापना किया गया। इसमें 6 जिला आता है। पहला बात करते हैं जिला दुमका। दुमका जो है पहाड़िया जनजाति इस जिला का प्राचीन निवास था। पहाड़िया जनजाति है वो पहाड़िया जनजाति जो है दुमका जिला में निवास करते थे। यहाँ का प्रमुख नदी की बात करें
तो मेराक्षी यहाँ की प्रमुख नदी है। पर्यटक स्थल, दुमका की पर्यटक स्थल की बात करें तो मानसरोवर, मसानजोर डैम, मलूढ़ी मंदिर का यहाँ पे निर्माण हुआ। जो मलूढ़ी है वो मंदिरों का गांव, मलूढ़ी को मंदिरों का गांव बोला जाता है। ये पर्यटक स्थल है दुमका का। अगला जिला का बात करते हैं जामताड़ा। ये दुमका से पृथक होकर 2001 में जामताड़ा का गठन किया गया। जो जामताड़ा है वो दुमका से पृथक होकर 2001 में इसका गठन किया गया। यहाँ का पर्यटक स्थल की बात करें, जामताड़ा का पर्यटक स्थल की बात करें तो यहाँ का मैथन डैम एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। कल्याणेश्वरी मंदिर और दूसरा है कल्याणेश्वरी मंदिर। तीसरा, अगला जिला का बात करते हैं गोड्डा जिला। संथाल परगना से अलग होकर ये गोड्डा जिला का गठन किया गया। सुंदर नदी, और ये यहाँ पे पर्यटक स्थल जो है वो सुंदर नदी, इसको सुंदर नदी पर्यटक स्थल है। बारकोपी पहाड़ का माँ योगिनी मंदिर, बारकोपी पहाड़ में है माँ योगिनी मंदिर है, यहाँ पे पर्यटक स्थल है। बसंत ढाई में 20 एकड़ में निर्मित पवित्र तालाब, और बसंत ढाई में 20 एकड़ में निर्मित एक पवित्र तालाब है। अगला जिला का बात करते हैं साहेबगंज झारखंड की एकमात्र जिला है जहां से गंगा नदी गुजरती है। साहेबगंज झारखंड का एकमात्र जिला है जहां से गंगा नदी गुजरती है। साहेबगंज से गंगा नदी गुजरती है। इसका पुराना संथाल परगना जिला को 4 भागों में बांटकर, जो पुराना संथाल परगना था उसको 4 जिला में बांटा। पहला दुमका, दूसरा देवघर, तीसरा गोड्डा और चौथा साहेबगंज। और ये साहेबगंज, इसको पुराना संथाल परगना को 4 जिला में बांट कर इसका गठन किया गया। पुनः साहेबगंज से अलग कर पाकुड़ को 1994 में इसको अलग किया गया। और पाकुड़ जो साहेबगंज था, साहेबगंज से अलग करके पुनः साहेबगंज से अलग कर पाकुड़ जिला का 1994 में इसका गठन किया गया। साहेबगंज जिला का राजमहल पहाड़ी पर मालेर और सोरैया, जिसको मालेर या सोरैया भी बोला जाता है, जनजाति निवास करते। कहाँ? साहेबगंज जिला का राजमहल पहाड़ी है, उसमें मालेर जनजाति और सोरैया जनजाति निवास करती है। क्लीवलैंड एंड सदरलैंड के सुझाव पर 1824 में यहाँ का जंगल एवं पहाड़ सरकारी जागीर घोषित कर दिया। जो यहाँ का दो मुख्य व्यक्ति हैं, क्लीवलैंड एंड सदरलैंड, के सुझाव दिया कि 1924 में जो था, ये जो यहाँ का जंगल और पहाड़ था उसको सरकारी जागीर में घोषित कर दिया गया। और इसका नाम क्या दिया गया? दामिने कोह की संज्ञा दिया गया। यहाँ का जो जंगल था और पहाड़ को, दामिने कोह एक अरबी शब्द है, इसका मतलब होता है जंगलों का आंचल। इसका मतलब होता है पहाड़ों का आंचल। यहाँ की प्रमुख नदियों की बात करें तो यमुना है, गंगा है यहाँ की प्रमुख नदियां। पर्यटक स्थल की बात करें तो उधवा पक्षी अभ्यारण्य और अकबरी मस्जिद, यहाँ का उधवा पक्षी अभ्यारण्य जो है यहाँ का पर्यटक स्थल है। नेक्स्ट जिला की बात करें तो पाकुड़ है। पाकुड़ की स्थापना 1994 में हुआ था, जो साहेबगंज से अलग होकर इसकी गठन किया गया था, स्थापना किया गया था। सिंधु और कान्हू पार्क यहाँ का पर्यटक स्थल है, सिंधु और कान्हू पार्क। कंचनगढ़ यहाँ का प्रमुख स्थल है। अब हम नेक्स्ट जिला की बात करें देवघर। 1983 में दुमका से अलग होकर, देवघर जो बना 1983 में दुमका से अलग होकर 12 जुलाई 1857 का जो नॉर्मन लेस्ली की हत्या के बाद देवघर के रोहिणी गांव से ही 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुआ था। 1857 के जो विद्रोह हुआ था, बहुत भयानक विद्रोह था, वो कहाँ से शुरू हुआ था? देवघर से ही शुरू हुआ था। जब 12 जून 1857 को नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दिया गया देवघर गांव की रोहिणी गांव में, तो वहां से 1857 के विद्रोह की शुरुआत हो गया। एक और प्रमंडल बचा हुआ है, पलामू प्रमंडल। ये लास्ट है पलामू प्रमंडल। पलामू प्रमंडल में 3 जिला है। पलामू प्रमंडल में 3 जिला है। पहला गढ़वा है,
दूसरा पलामू है और तीसरा लातेहार है। पलामू प्रमंडल का मुख्यालय है वो मेदिनीनगर है। मेदिनीनगर या इसका पुराना नाम था वो डाल्टनगंज था। मेदिनीनगर उत्ती कोयल नदी के तट पर स्थित है। जो मेदिनीनगर है वो उत्ती कोयल नदी के तट पर अवस्थित है। अब इसका पलामू नाम हुआ, इस नाम के पीछे मान्यताएं, 2-3 मान्यताएं हैं। इस मान्यता को पहले देखते हैं। पलामू 1 जनवरी 1892 को गठन हुआ। पलामू का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 1892 का गठन हुआ। 1 जनवरी 1892 में पलामू जिला का गठन हुआ। छोटा नागपुर के आयुक्त कर्नल डाल्टन के नाम पर इसका नाम जो था वो पलामू पड़ा। अब चेरो राजा, अब जो इसका नाम पहले डाल्टनगंज था वो पलामू के आयुक्त कर्नल डाल्टन के नाम पर ही इसका नाम डाल्टनगंज पड़ा था। अब जो है इसका नाम मेदिनीनगर हो गया। ये चेरो राजा मेदिनी राय के नाम पर डाल्टन के स्थान पर इसका नाम मेदिनीनगर पड़ गया। पलामू के नामकरण से संबंधित मान्यताएं जो है, पलामू का जो नाम पलामू क्यों पड़ा, इसकी मान्यताएं, इससे संबंधित मान्यताएं हैं। पहला मान्यता है पलामू 2 शब्दों से बना है। एक है पाला, पाला का मतलब होता है बर्फ, और पाला प्लस मुंह का मतलब होता है मरना, अर्थात अत्यधिक पाला के कारण यहाँ पे जो मौत हो गया, इसके कारण ही इसका नाम पलामू पड़ा। दूसरी मान्यता है पाला मतलब बर्फ, मुंह मतलब घर, यानी पाला का मतलब होता है बर्फ और मुंह का मतलब होता है घर, तो इसके कारण ही इसका नाम भी पलामू पड़ा। तीसरा है यहाँ पे प्लास, लोह और महुआ की बहुलता के कारण इसका नाम पलामू पड़ा। तो 3 मान्यता है। पहला मान्यता है पाला के कारण बहुत लोग मर गया बर्फ के कारण, इसके लिए इसका नाम पलामू पड़ा। दूसरा यहाँ पे महुआ, लोह और महुआ, प्लास और लोह के बहुलता के कारण इसका नाम भी पलामू पड़ा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में रखवार जनजाति के भोगवा समूह, रखवार जनजाति के भोक्ता समूह के 2 भाइयों नीलांबर और पीतांबर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जो 1857 के शुरुआत हुआ था देवघर से, जो देवघर की रोहिणी गांव से जो शुरुआत हुआ था, वो उसमें से पलामू के ही 2 स्वतंत्रता संग्राम थे जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था, नीलांबर और पीतांबर 2 भाइयों ने। पलामू में अनुमंडल की बात करें तो पलामू में 3 अनुमंडल है। पहला है डाल्टनगंज, दूसरा है छतरपुर, तीसरा है हुसैनाबाद। नेक्स्ट जिला की बात करें लातेहार जिला। लातेहार जो है वो पलामू से पृथक होकर 4 अप्रैल 2001 में इसका गठन हुआ। जो लातेहार है वो पलामू से पृथक होकर 4 अप्रैल 2001 में इसका गठन हुआ। लातेहार का पर्यटक स्थल है बेतवा नेशनल पार्क। तो बेतवा नेशनल पार्क एकमात्र झारखंड का राष्ट्रीय नेशनल पार्क है। जो बेतवा नेशनल पार्क ये लातेहार में है। पहले पलामू में था, लेकिन जब लातेहार अलग हो गया पलामू से, तो अब ये बेतवा नेशनल पार्क जो है वो लातेहार में आ गया, लातेहार के हिस्से में आ गया। और यहाँ पे है बूढ़ा घाघ या धोला जलप्रपात। बूढ़ा घाघ या धोला जलप्रपात जो है वो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और पलामू किला, यहाँ पे पलामू किला भी है जो बहुत बड़ा है। नेक्स्ट जिला का बात करते हैं गढ़वा जिला। तो गढ़वा जिला पलामू से पृथक होकर 1991 में इसका गठन हुआ। पलामू से अलग होकर 1991 में गढ़वा जिला का गठन हुआ। अनुमंडल यहाँ पे है गढ़वा सदर, नगर अटारी और रंका। गढ़वा जिला में 3 अनुमंडल है। गढ़वा जिला में 3 अनुमंडल है। पहला गढ़वा सदर है, दूसरा नगर उटारी है और तीसरा रंका है। गढ़वा का पर्यटक स्थल की बात करें तो काली मंदिर, जिसातू जलप्रपात, यहाँ का 2 ये पर्यटक स्थल है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ और इसके बाद इसका ही पार्ट 2 अगले वीडियो में दिया जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।